हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की एपिसोड 33 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। शुक्रिया। दोस्तों, एक तरफ तो डॉक्टर शहरयार हसन से माफ़ी मांग रहा होता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ़ कर दो, क्या हमें तुम्हारे माँ बाप होने की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तो हसन ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे दुख भी हो रहा होता है कि उसका अबू उसे ऐसे क्यों कह रहा है। लेकिन डॉक्टर शहरयार तो उसकी सारी हकीकत से वाकिफ़ होता है और वो जानता है कि वो हसन ने ही ये सब कुछ किया, हसन के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर शहरयार हसन से कह रहा होता है, हसन मुझे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ हसन की अम्मी आ रही होती है, वो एक साइड पर खड़ी होती है और उसको एहसास हो रहा होता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। वो परेशान हो जाती है, जबकि डॉक्टर शहरयार बार बार हसन से माफ़िया मांग रहा होता है, उसके आगे हाथ जोड़ कर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हसन कहता है, अबू मैंने ऐसा क्या किया। कहता अभी भी तुमने अभी कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है तुमने अपने बड़े भाई को ड्रग्स केस में फंसवा दिया था। वो तो अगर मुझे ना पता होता तो पता नहीं ना जाने क्या से क्या हो जाता। ये सारी बातें डॉक्टर शहरयार की बीवी भी एक साइड पर खड़ी सुन रही थी और डॉक्टर शहरयार बार बार हसन से कह रहा होता है, आखिर हमें इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो। मैं एक बेटे को तो खो चुका हूँ, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ निकल गया, लेकिन मैं हादी को हरगिज़ नहीं खोना चाहता, मैं उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। मतलब खजिस्ता के चक्कर में तुम अपने भाई को ही मुश्किल में डाल रहे हो। लेकिन जबकि डॉक्टर हादी की अम्मी ये सारी बातें सुन रही होती हैं और डॉक्टर शहरयार हसन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। जैसे ही डॉक्टर शहरयार हसन से बात कर रहा होता है, हसन की नज़र अपनी अम्मी पर पड़ती है। उसकी अम्मी साइड पर खड़ी ये बातें सुन रही होती हैं। अचानक से डॉक्टर शहरयार की बीवी बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर शहरयार अपनी बीवी की तरफ भागते हैं और हसन भी उठकर कहते हैं, अम्मी क्या हुआ। जैसे ही वो दोनों देखते हैं तो डॉक्टर हादी की अम्मी नीचे गिर चुकी होती है और वो उसे उठा रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ। वो बेहोश हो चुकी होती है। डॉक्टर शहरयार हसन को कहता है, जाके एम्बुलेंस को कॉल करो या फिर डॉक्टर को यहाँ बुलाओ, जल्दी जाओ या पानी लेकर आओ। वो हसन को भेजता है तो डॉक्टर शहरयार अपनी बीवी को उठाते हैं और उसे कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, होश में आ जाओ। दूसरी तरफ दरगजई का दारजी वो बैठा होता है और सोच में गुम होता है। तो वहाँ पर एक हंगामा सा मचा होता है। दरगजई की अम्मी के पास दाई खड़ी होती है। वो उससे पूछती है आखिर शांजे को हुआ क्या। फिर वो बताती है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। वो उन्हें खुशखबरी देती है, जबकि दारजी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। और उसके अलावा दरगजई की अम्मी भी उसे खुशखबरी के मुबारकबाद देती हैं। दूसरी तरफ दारजी ख्यालात में गुम होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि अमरोज़ तो कह रहा था हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं उसको सज़ा दे रहा हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है। वो ये सोच रहा होता है और अमरोज़ की बातें याद कर रहा होता है, लेकिन अपनी सोचों में गुम होता है। वो शानज़े की बातें भी सोच रहा होता है कि शानज़े कह रही होती है कि आप लोग मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं। दूसरी तरफ दारजी ख्वाब देखता है और वो ख़यालात सोच रहा होता है कि एक तरफ तो वो शानज़े को अपनी कज़न से मुलाकात करते देख लेता है और वो देखता है कि शानज़े वहाँ से अपनी दोस्त के साथ कैसे भागती है। वो सारी बातें दारजी के दिमाग में घूम रही होती है। दारजी बहुत परेशान होते हैं। दूसरी तरफ हादी का अबू डॉक्टर शहरयार अपनी बीवी का चेकअप कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर शहरयार की बीवी से कहती है, तुमने सारी बातें मुझसे क्यों छुपा के रखी, आखिर मुझे क्यों नहीं कुछ बताया। डॉक्टर शहरयार कहता है, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी घर आता है और परेशान होता है, कहता है अम्मी क्या हुआ। वो अपनी अम्मी से पूछ रहा होता है और अपने अब्बू से भी, अब्बू आखिर अम्मी को क्या हुआ। तो हादी अपनी अम्मी के पास आता है तो हादी की अम्मी हादी को कहती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। हादी एकदम परेशान हो जाता है। वो अपनी अम्मी से पूछता है, लेकिन उसकी अम्मी कहती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो। डॉक्टर शहरयार हादी और उसकी अम्मी को देख रहा होता है। दूसरी तरफ दारजी को उसकी बीवी आकर मुबारकबाद देती है, लेकिन दारजी जो है वो परेशान होता है और वो सोच रहा था ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, अमरोज़ ने तो मुझे कुछ और बताया था। लेकिन ये बातें दरगजई की अम्मी को समझ नहीं आ रही होती। दारजी अपनी बीवी को कहता है कि अमरोज़ को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। दारजी अमरोज़ को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये सब कुछ तुम्हें पता है जो हो रहा है। तो अमरोज़ हैरान हो जाता है। वो पूछता है, दारजी ऐसा क्या हो रहा है, ये दाई क्यों आई थी। जी मुझे पता है क्यों आई थी। तो अच्छा तुम्हें ये सब पता है, लेकिन तुमने तो कुछ और ही कहा था। ये सारी बातें जो हैं शानज़े भी खड़ी सुन रही होती है, लेकिन दारजी का अब्बू जो है, दारजी जो है वो
अमरोज़ को कहते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, और तुम अपनी बीवी से पूछो तुम्हारी बीवी अपने कज़न से छुप छुप कर क्यों मिलती है। ये सुनकर शानज़े हैरान हो जाती है, और जब दारजी अमरोज़ से ये बात कहता है तो अमरोज़ और उसकी अम्मी हैरान हो जाते हैं, लेकिन शानज़े को इस चीज़ का वो हो रहा होता है कि अगर अमरोज़ मुझसे आकर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी। लेकिन अमरोज़ कहता है कि दारजी जब भी वो अपने कज़न से मिलने गई उसने मुझे ये सब बताया है। तो उसका दारजी उससे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? अमरोज़ की अम्मी हैरान खड़ी होती हैं। दारजी कह रहे होते हैं वाह ये सब हो रहा है मेरी नाक के पीछे, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। दारजी अमरोज़ से ये सारी बातें कर रहा होता है, और शानज़े और उसकी जो अम्मी है वो भी खड़ी है, बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन दारजी अमरोज़ को कहता है मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी और तुम शानज़े के अलावा दूसरी बीवी को भी अपने साथ रखोगे। लेकिन अमरोज़ ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है दारजी मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, और आप ही को तो ये ख्वाहिश थी कि घर में बच्चे होने चाहिए, अब आप ही खुश नहीं हो रहे। जबकि अमरोज़ की अम्मी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। जब शानज़े ये सुनती है कि दारजी ये कह रहे हैं कि अमरोज़ की दूसरी शादी करेंगे तो वो रोने लग जाती है, लेकिन दारजी ये कहकर चले जाते हैं। और अमरोज़ अपनी अम्मी से कहता है अम्मी ये क्या हो रहा है, दारजी को ज़रा समझाएं, वो ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं। तो उसकी अम्मी दुआ करती है बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। दूसरी तरफ जो है आयमा हसन के पास आती है और हसन से कहती है मुझे समझ नहीं आ रही ये सब अंकल और आंटी को कैसे पता चल गया। तो हसन कह रहा हो तुम्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है और मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है। मेरा बाप मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा था और मैं उससे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सब तुम्हारी वजह से। आयमा हैरान हो जाती है, कहती मेरी वजह से? कहती तुम्हारी दोस्त अगर ये प्लान ना बनाती और वो सारा सामान मैं तुम्हारे पास ना भेजता तो ऐसा कुछ ना होता। तो आयमा कहती है अब तुम सारा इल्ज़ाम मुझे भी नहीं दे सकते, तुम भी तो खजिस्ता से बदला लेना ही चाहते थे ना। दोनों आपस में बहस कर रहे होते, लड़ रहे होते। तो हसन आयमा को कहते तुम मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकती, मेरा बाप भी मुझसे ऐसे बात नहीं करता। तो आयमा हसन के आगे हाथ जोड़ लेती है कि प्लीज़ प्लीज़ अंकल आंटी को ये ना पता चले कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मसले में इन्वॉल्व थी। हसन कहता है वाह मतलब तुम अपने आप को इस रास्ते से बासानी हटाना चाहते हो। आयमा उसे कहती है कि अंकल आंटी तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, हादी भी तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन मैं किसी के सामने नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। तो हसन आयमा को कहता है अच्छा मतलब तुम अपने आप को इस रास्ते से बिल्कुल हटाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। दोनों ये बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं काश ऐसा ना होता, सब कुछ उल्टा हो गया। दूसरी तरफ सैफ ख़ानदान के मुखालिफ वो मुखालफत कर रहे होते हैं लोगों के सामने कि ये लोग ना अपनी तरफ ना लोगों को माइल कर रहे हैं और यहाँ अस्पताल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो प्लान बना रहे होते हैं कि सैफ ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। वो लोगों को इकट्ठा करके उनके दिलों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे होते हैं, और वो जो मुखालिफ है सैफ ख़ानदान का वही सोच रहा था मैं इस ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ खजिस्ता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अकेली बैठी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो हसन के ख़यालात को सोच रही होती है कि हसन उसे कैसे कहता है कि कैसे मैं तुमसे बदला लूँगा। हर बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूँगा। दूसरी तरफ आयमा भी खजिस्ता के पीछे पड़ जाती है और वो खजिस्ता को बहुत सी बातें सुनाती है कि तुम हादी से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगी। जबकि खजिस्ता ये सारी बातें सोच रही होती है और वो इस चीज़ को जानती है कि ये सब आयमा और हसन का किया हुआ है। जबकि खजिस्ता सोचती है कि हसन ने ही मुझे लैब में बुलाया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो डर रही होती है सारे मामला सोचकर। दूसरी तरफ अमरोज़ जो है शानज़े के पास आता है, शानज़े बैठी रो रही होती है और शानज़े से कहता है बैठो मुझे ये बताओ तुम अपने कज़न से क्यों मिलने गई थी। फिर शानज़े कहती है मैं उसको ख़बरदार करने गई थी कि वो तुमसे दूर रहे और तुम्हें आइंदा कुछ कहने की जुर्रत ना करे। तो अमरोज़ कहता है कि कम अज़ कम शानज़े सफाई बयान कर रही होती है। तो अमरोज़ कहता है मुझे तुम पे यकीन है, तुम ऐसी बातें ना करो। शानज़े रोने लग जाती है, कहती है कि दारजी को ये क्या हो गया, अब वो क्यों तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं, तुमने मेरी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिया। अमरोज़ शानज़े से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन शानज़े कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ अमरोज़ के मोबाइल पर कॉल आती है, खजिस्ता कॉल कर रही होती है। तो शानज़े कहती है जाओ इससे बात कर लो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ये कहकर अमरोज़ वहाँ से खजिस्ता की कॉल सुनने के लिए आ जाता है और खजिस्ता कहती है कि भाई कल आप मुझे लेने आएंगे। तो अमरोज़ कहता है हाँ लेने आऊँगा, अगर मैं ना आ सका तो किसी को भेज दूँगा। खजिस्ता कहती है नहीं आप ही आना। तो अमरोज़ कहता है दरअसल ना शानज़े की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ किसी और को भेज दो। तो खजिस्ता कहती है ठीक है किसी और को भेज देना। तो खजिस्ता की दोस्त खजिस्ता के पास आती है, उसके पास बैठकर बातें सुनने लग जाती है। तो खजिस्ता अपने भाई को अल्लाह हाफिज़ बोल देती है। खजिस्ता की दोस्त अबिया उसे कहती है कि तुम्हें अपने भाई को ही बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो ही एक समझदार इंसान और वो इस मामले को हैंडल कर लेते। लेकिन खजिस्ता कहती है घर में मसला है, मेरी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई मसला हो, इस वजह से मैंने मना कर दिया।
जो होगा देखा जाएगा। खजिस्ता की दोस्त आबिया उसे कहती है तुम परेशान हो, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ दरकज़ई और उसकी अम्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं। दरकज़ई की अम्मी उसे पूछती है कल तुम खजिस्ता को लेने जाओगे? दरकज़ई कहता है हाँ बिल्कुल मैं लेने जाऊँगा उसको। दोनों उसकी अम्मी और दरकज़ई आपस में माँ बेटे बातें कर रहे होते हैं। दरकज़ई फल खा रहा होता है, अपनी अम्मी को कह रहा होता है अम्मी ये लें आप भी खाएँ, और कहता है कि आप मेरे दिल की बात नहीं समझ सकती, मेरे दिल में क्या है। लेकिन दरकज़ई की अम्मी खुद सोचती है कि बेटा मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। दूसरी तरफ दरकज़ई शहर जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे खजिस्ता को लेकर आना होता है। वो अपने सूट देख रहा होता है कि मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ। फिर वो ख्याल सोचता है कि एक दफ़ा खजिस्ता ने मेरे लिए ब्लैक ड्रेस इस्त्री करके रखा था, लेकिन मैंने कहा ये क्यों किया है? तो खजिस्ता कहती है तुम पर इतना अच्छा लगता है, तुम्हें यही नहीं पता। वो ये सारे ख्यालात सोच रहा होता है और ब्लैक ड्रेस निकाल लेता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि खजिस्ता चाय लेकर जा रही होती है और वो उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। खजिस्ता उसे कहती है कि तुम क्या दीवार की तरह मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो? तो दरकज़ई खजिस्ता को कहता है अब मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस दीवार से आगे कहीं जाने ही ना दूँ और कैद करके रख लो। खजिस्ता कहती है अच्छा मुझे तो ये मकड़ी का जाला लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। लेकिन दरकज़ई उसे कहता है तुम ना हो तो खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है ना वो कड़वाहट है बहुत। खजिस्ता ये सुनकर मुस्कुराने लग जाती है। दूसरी तरफ खजिस्ता और उसकी दोस्त अपने हॉस्टल से बाहर आ रही होती हैं। तो खजिस्ता की मैडम उसे कहती है तुम कहाँ जा रही हो? कह रही है मैडम आपको पता है ना मेरा कन्वोकेशन है और आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। अभी अपनी मैडम को कहती है मैडम आप खजिस्ता से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो खजिस्ता की मैडम खजिस्ता को यही कहती है कि तुम्हारी अपनी कोई दोस्त है या करीबी जानने वाला जो तुम्हें फंसाना चाहता है। खजिस्ता कहती है मैडम आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करती हैं? तो उसकी मैडम कहती है मैं सब जानती हूँ। खजिस्ता उसे बार बार इस चीज़ का यकीन दिलाती है ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन वो नहीं मान रही होती। वो एक नंबर खजिस्ता को देती है और कहती है ये देखो इसी नंबर से मुझे कॉल आई थी और इसने ही कहा था, इसने ही मुझे पक्की इतला दी थी। खजिस्ता नंबर लेकर देख रही थी तो उसे शक होता है कि ये नंबर तो जाना पहचाना। अभी और खजिस्ता हॉस्टल से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही खजिस्ता बार बार उस नंबर को देखते हैं उसे ये एहसास होता है कि मुझे पता है ये नंबर, ऐसे लग रहा है कि मैं इस नंबर को जानती हूँ। फिर वो अबिया को भेज देती है अंदर और वो इस नंबर को अपने मोबाइल में डायल करती है तो ये डॉक्टर हादी का नंबर होता है। डॉक्टर हादी और वो डॉक्टर हादी के अपने ख्यालात देख रही होती है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये आखिर जो ख़बर है मैडम तक कैसे पहुँची। तो डॉक्टर हादी जो है वो खजिस्ता को कहता है कि ये पहले से इतला जो है मैडम के कानों में डाल दी गई थी, यानी उन्हें पहले से ही पता था। खजिस्ता ये सारी बातें सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये है ना हादी के नंबर से मेरे ख़िलाफ़ कॉल आई थी और जो है गलतफहमी पैदा की गई और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। वो सारी ये बातें सोच कर परेशान हो रही होती है और हादी और अपने ख्यालात देख रही होती है कि डॉक्टर हादी उसे कहता है मतलब मैडम ये सब कुछ पहले से ही जानती थी, ये एक प्लान था जिसके तहत तुम्हें फंसाया गया है। ये सारी बातें जो है खजिस्ता सोच रही होती है और उसे ये भी पता होता है कि ये सब आयमा और हसन का ही किया हुआ है क्योंकि हसन ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हसन ही मुझे फंसाना चाहता था। ये सारी बातें खजिस्ता के दिमाग में घूम रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इससे अगर जो है डॉक्टर हादी को कोई नुकसान होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाती क्योंकि मेरी वजह से ही हसन ये सब कर रहा है, मुझे ही डॉक्टर हादी की ज़िंदगी से निकालना चाहता है। खजिस्ता एक तरफ खड़ी गुमसुम ये सारी बातें सोच रही होती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दोस्तों हमारी एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और अगली एपिसोड का इंतज़ार करना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।